हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है कंपनीज एक्ट 2013 से सेक्शन नंबर 230। तो देखिए बेटा, सेक्शन 230 को बताने से पहले वैसे देखिए बेटा, हम रोज़ जब भी हमारी क्लास होती है हम लोग सीधा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर इस सेक्शन को आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड लिटरली कुछ भी का मतलब है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ताकि जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोग समझ पाए। बिकॉज ये सेक्शन 230 कंपनीज एक्ट 2013 इसे समझना थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि यहाँ जो लैंग्वेज यूज़ हुई है ना वो बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 230 के सबसे पहले हम देखते हैं सब सेक्शन नंबर 1 को। ये जो हमारा सब सेक्शन 1 है ये यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक है। ठीक है, सब सेक्शन 1। ओके, let us start. Where a compromise or arrangement is proposed. Okay, तो पहली ही लाइन में ये कहा गया है कि कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट का अगर प्रपोजल आया है तो ओके, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कॉम्प्रोमाइज क्या होता है और अरेंजमेंट क्या होता है। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट जो है इसमें डिफरेंस बस इतना है कि कॉम्प्रोमाइज़ तब किया जाता है जब कोई डिस्प्यूट हो। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ तब किया जाता है जब कोई डिस्प्यूट हो। जैसे स्टूडेंट्स हैं आप लोग, कई लड़ाइयाँ हो जाती हैं कई बार। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि कॉम्प्रो होगा। ठीक है, कॉम्प्रो होगा, कॉम्प्रो होगा यानी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ स्टूडेंट्स लोग क्यों करते हो लड़ाई के बाद? क्योंकि डिस्प्यूट हुआ था, उस डिस्प्यूट को हमें सेटल करना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन क्या कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट दोनों शब्द का एक ही मतलब है क्या? नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ तब होता है जब पहले से कोई डिस्प्यूट रहा हो और उस डिस्प्यूट को आप सॉल्व करते हैं, यानी कॉम्प्रोमाइज़। अरेंजमेंट क्या है? देखो, अरेंजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के शेयर को जब आप कॉन्सोलिडेट करते हो, कॉन्सोलिडेट करना यानी उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसको मजबूत करना। जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी का जो है 1000 रुपए के शेयर्स हैं सब कुछ मिला के, और उसमें एक शेयर की कीमत है 100 रुपये। तो वैसे कितने शेयर होंगे बेटा इस कंपनी के? 10। लेकिन आपने 100 रुपये के जो 10 थे उसकी जगह आपने 500 के 2 कर दिए शेयर्स। तो ये अरेंजमेंट में आएगा। आगे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा। तो बेटा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ में ये है कि डिस्प्यूट होता है और फिर वो क्या हो जाता है, उसको सेटल किया जाता है, जिसे कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। एक कॉम्प्रोमाइज़ की एक स्कीम होती है। ठीक है, और अरेंजमेंट यानी मैंने क्या कहा आप लोगों को, शेयर से संबंधित। ठीक है, ओके। इसमें क्या होता है, जब अरेंजमेंट होता है तो जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा शेयर्स में जो भी चेंजेस किए जाते हैं, तो उस वजह से शेयर होल्डर्स के राइट्स पे, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज़ पे भी क्या आता है बेटा, चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कैसा होना चाहिए? अगर अरेंजमेंट होता है तो अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा हो जिससे कि जिन पार्टीज़ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करवाया गया है, जिन पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है, उन दोनों की ही राइट्स की रिस्पेक्ट की जाए। यानी अगर मेरा डिस्प्यूट आपके साथ है और आपका और मेरे डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। लेकिन ऐसा ना हो कि एक इंसान की इच्छाएं पूरी तरह से दब जाएं और दूसरे सामने वाले की इच्छा पूरी तरह से मान ली जाए।
अगर कॉम्प्रोमाइज करते भी हैं तो कॉम्प्रोमाइज कैसा होना चाहिए बेटा? रीजनेबल होना चाहिए। दोनों ही पार्टीज की जो मांगे हैं कहीं ना कहीं पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट इसका प्रपोजल आता है, अब ये कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट किसके किसके बीच हो सकता है बेटा? कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर और एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर। देखिए 230 कह रहा है कि कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट हुआ नहीं है। नो, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट का क्या आया है? प्रस्ताव आया है। क्या आया है? प्रपोजल आया है। अभी ये कॉम्प्रोमाइज, ये अरेंजमेंट हम किसके किसके बीच कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। कंपनी और उसके क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी कौन? जो कंपनी को पैसा देते हैं, जैसे कि बैंक्स। ठीक है, कंपनी और उसके क्रेडिटर के बीच में कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट का प्रस्ताव आया है। दूसरा, कंपनी और उसके मेंबर्स, कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच क्या? कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करवाना है। ठीक है, और उस कॉम्प्रोमाइज का, उस अरेंजमेंट का क्या आया है बेटा? अभी सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल आया है। यानी कंपनी और क्रेडिटर के बीच में डिस्प्यूट है तो कॉम्प्रोमाइज करना है या अरेंजमेंट करना है। कंपनी और मेंबर, उनके बीच क्या है? डिस्प्यूट है, तो कॉम्प्रोमाइज करना है या अरेंजमेंट करना है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ अभी क्या आया है? प्रपोजल आया है। यानी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अभी हुआ नहीं है। डिटेल में बताऊंगा, हर एक चीज़ समझ में आएगी, लेकिन ध्यान से सुनना पड़ेगा और लगातार आखिर तक इस क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो क्या बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हुआ है? अभी नहीं, प्रस्ताव आया है। ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? द ट्रिब्यूनल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी और क्रेडिटर और member, or in the case of a company which is being wound up of the liquidator, order a meeting of the creditor or class of creditor or of member or class of member as the case may be, to be called, held and conducted in manner as the tribunal directs। एक एक शब्द ऐसा है जिसे समझना होगा, इसलिए पढ़ा भी जाएगा एक एक शब्द और उसका मतलब भी बताया जाएगा। क्या यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अभी सिर्फ प्रस्ताव आया है, लेकिन अभी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हुआ नहीं है। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज और ये अरेंजमेंट करता कौन है बेटा? पता है? ट्रिब्यूनल। कौन? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कब करेगी? लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज, ये अरेंजमेंट कब करेगी? उसके लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा ट्रिब्यूनल को। किसको एप्लीकेशन जाएगा? ट्रिब्यूनल को जाएगा। कौन ये एप्लीकेशन लिखेगा? देखिए बेटा, कंपनी खुद ये एप्लीकेशन लिख सकती है, कंपनी के क्रेडिटर्स ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कंपनी के मेंबर्स भी ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, कंपनी और उसके मेंबर के बीच में आपको कॉम्प्रोमाइज करवाना है, अरेंजमेंट करवाना है। कंपनी और उसके क्रेडिटर के बीच में करवाना है आपको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। कैसे करवाओगे? आप ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दोगे। कौन एप्लीकेशन देगा? नोट कर लो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कौन लिखेगा ये नोट एप्लीकेशन? कंपनी, क्रेडिटर और मेंबर। ठीक है, आगे क्या लिखा है यहाँ पे? अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, ध्यान से समझना, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि वाइंडिंग अप के दौरान पूरी की पूरी कंपनी का कंट्रोल कौन करता है बेटा? पूरी कंपनी को कौन कंट्रोल करता है वाइंडिंग अप के दौरान? लिक्विडेटर कंट्रोल करता है। कौन करता है? लिक्विडेटर। अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है तो उस वक्त एप्लीकेशन कौन लिखेगा? लिक्विडेटर लिखेगा। यानी यहां पे दिमाग में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि भले ही कंपनी का वाइंडिंग अप हो, चल रहा है वाइंडिंग अप, उस दौरान भी कंपनी का कॉम्प्रोमाइज
या अरेंजमेंट क्या करवाया जा सकता है? करवाया जा सकता है कि नहीं? करवाया जा सकता है, इसलिए तो एप्लीकेशन लिख रहा है। समझ रहे हो बेटा आप लोग मेरी बात? कंपनी में कंपनी और उसके मेंबर, कंपनी और उसके क्रेडिटर के बीच आपको क्या करवाना है? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। क्या करोगे? ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन लिखोगे। कौन लिखेगा ये एप्लीकेशन? मेंबर, क्रेडिटर, कंपनी खुद, और अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है उस दौरान भी आपको करवाना है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। तो कौन करेगा बेटा? ये कौन एप्लीकेशन लिखेगा? लिक्विडेटर लिखेगा। और उसके बाद एक एक शब्द पढ़ूंगा, कुछ भी मिस नहीं होगा, लेकिन ध्यान से सुनना। ये पूरे सेक्शन के अंदर 230 में जितने भी सब सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी सब सेक्शन, बहुत सारे हैं लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट है सारे बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना। अब ये ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन चला गया। अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा बेटा? ट्रिब्यूनल एक मीटिंग बुलवाएगा, ठीक है। ये मीटिंग किसकी होगी? यहां थोड़ा सा ध्यान से, मीटिंग किसकी होगी? क्रेडिटर की मीटिंग होगी या क्लास ऑफ क्रेडिटर। क्लास ऑफ क्रेडिटर यानी क्रेडिटर में भी अलग अलग उनके वर्गीकरण होते हैं, वर्गीकरण अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हो आप। मीटिंग ट्रिब्यूनल बुलाएगा। किसकी ट्रिब्यूनल मीटिंग बुलाएगा? क्रेडिटर की बुला सकता है और मेंबर की बुला सकता है मीटिंग, ठीक है। क्या समझ में आया? एप्लीकेशन गया किसके पास? ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल क्या करेगा? मीटिंग बुलवाएगा। किसकी बुलवा सकता है? मेंबर्स की बुलवा सकता है, क्रेडिटर्स की बुलवा सकता है। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? तोड़ देना है बेयर को पूरा, ये पूरा प्रोविजन समझ में आना चाहिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्रेडिटर की मीटिंग कब बुलाएगा, मेंबर की मीटिंग कब बुलाएगा। यहां पे और यूज हुआ है, एंड नहीं लिखा है, यानी क्रेडिटर और मेंबर दोनों मीटिंग में जाएंगे ऐसा नहीं है। कभी ऐसा होगा कि क्रेडिटर की मीटिंग होगी, कभी ऐसा होगा कि मेंबर की होगी, लेकिन कब क्रेडिटर को बुलाएंगे, कब मेंबर को? बताओ। इसका जवाब है ये ऊपर। अगर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट कंपनी और उसके क्रेडिटर के बीच में है तो मीटिंग किसकी बुलवाई जाएगी? क्रेडिटर की। और जब कंपनी का डिस्प्यूट है, कॉम्प्रोमाइज करवाना है, अरेंजमेंट करवाना है अपने मेंबर के साथ, तब मीटिंग बुलाई जाएगी मेंबर की। एज द केस में भी ऐसे ही नहीं लिखा है, एज द केस में, जैसा भी केस हो, जो भी केस हो, जो भी कोई केस हो, यानी कंपनी क्रेडिटर का मैटर है तो क्रेडिटर, कंपनी मेंबर का मैटर है तो मेंबर, ये कहना चाहते हैं यहां पे। आगे क्या लिखा है? टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर एज द ट्रिब्यूनल डायरेक्ट्स, यानी और वो पूरी मीटिंग इस तरह से बुलाई जाएगी, इस तरह से हेल्ड की जाएगी और इस प्रकार से कंडक्ट की जाएगी जैसा ट्रिब्यूनल को ठीक लगे, ठीक है। यानी यहां पे एकदम सेट कर लो पॉइंट अपने दिमाग में। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किसके बीच होता है? कंपनी और उसके क्रेडिटर, कंपनी और उसके मेंबर, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रपोजल या कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का क्या आएगा? प्रपोजल आएगा। क्या कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, उसके लिए ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन लिखी जाएगी। कौन लिखेगा एप्लीकेशन? कंपनी, क्रेडिटर, मेंबर या लिक्विडेटर। कंपनी क्या करेगी? एप्लीकेशन मिलने के बाद मीटिंग बुलाएगी। किसकी? क्रेडिटर की या मेंबर की, ठीक है, एज द केस में भी। और वो मीटिंग किस अकॉर्डिंग होगी? जिस तरह से ट्रिब्यूनल को ठीक लगे उस हिसाब से मीटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। क्लियर? आई होप सो सब सेक्शन 1 क्लियर हो चुका है। ओके, यहां पे अरेंजमेंट का मतलब यहां पे बताया गया है कि अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। तो अरेंजमेंट का मतलब है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसको रीऑर्गेनाइज यानी पुनः स्थापित करना। क्या करना बेटा? पुनः स्थापित। कैसे कर रहे हो? बाय कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस और बाय डिवीजन ऑफ शेयर इनटू शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस और बाय बोथ ऑफ दोस मेथड्स। यानी आप शेयर्स को कंसोलिडेट करते हो। कंसोलिडेट यानी मजबूत करना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 1000 रुपए के जो है टोटल शेयर कैपिटल है, भाई 100 रुपए में आपने 10 कर दिए, उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, ये सब बात है यहाँ पे।
पे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेयर को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, अभी उस पर आएंगे, आगे समझते हैं अब थोड़ा सा। अब इसी को बेटा थोड़ा सा आगे समझेंगे, सबसेक्शन 2 में आते हैं। बहुत सारे सबसेक्शन हैं, जितने इंपॉर्टेंट है सारे कवर होंगे, ठीक है, बस सुनते जाना। द कंपनी और एनी अदर पर्सन बाय हुम एन एप्लीकेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन 1। क्या मतलब हुआ यहाँ पे बताता हूँ। कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति जिसके द्वारा एप्लीकेशन लिखी गई है सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। कंपनी या कोई अदर व्यक्ति यानी कौन, जिसके द्वारा सबसेक्शन 1 के अंतर्गत एप्लीकेशन लिखी है। कौन है वो, खुद बताओ ना। सबसेक्शन 1 में क्या दिया है, देखो कौन एप्लीकेशन लिखी है। कंपनी और अदर पर्सन यानी कौन, क्रेडिटर या मेंबर या लिक्विडेटर, जिसने भी, कंपनी हो, मेंबर हो, क्रेडिटर हो, लिक्विडेटर हो, अदर पर्सन में ये सारे आ गए कंपनी के अलावा, जिसने भी एप्लीकेशन लिखी है सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, यानी जो ऊपर बताया ना वही, उसका ये काम है कि वो ट्रिब्यूनल को बताए, ट्रिब्यूनल को डिस्क्लोज करे। ट्रिब्यूनल को क्या करे, डिस्क्लोज करे, ट्रिब्यूनल को बताना है आपको। देखिए कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट चाहिए ना, तो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन लिखने से काम नहीं होगा, एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। एफिडेविट क्या, एफिडेविट के तौर जब आप देते हो ना बेटा, तो आप कहीं ना कहीं गारंटी लेते हो कि जो मैं कह रहा हूँ ना सही कह रहा हूँ। तो कंपनी हो, अदर पर्सन हो, जिसने भी एप्लीकेशन लिखा है, क्रेडिटर हो, मेंबर हो, चाहे लिक्विडेटर हो, उसका ये काम है कि एप्लीकेशन तो उसने लिख दी, लेकिन एफिडेविट भी बनाना पड़ेगा। समझो, एप्लीकेशन लिखी लेकिन एफिडेविट भी बनाना है। क्यों बनाना है एफिडेविट, टू डिस्क्लोज टू द ट्रिब्यूनल, कि ट्रिब्यूनल को बताना है। क्या बताना है, ट्रिब्यूनल को कुछ बताना है। क्या चीज़ है वो, ऑल मटीरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द कंपनी, कंपनी से संबंधित जितने भी मटीरियल फैक्ट्स यानी खास तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य है कंपनी से संबंधित, वो ट्रिब्यूनल को बताइए। जैसे कि लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की लेटेस्ट आर्थिक स्थिति क्या है, कंपनी की आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना। किसको, ट्रिब्यूनल को। कंपनी के ऑडिटर ने रिपोर्ट तैयार की होगी ना कि कंपनी का खाता क्या है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने कितना लॉस किया, ये किसको बताना है, ट्रिब्यूनल को बताना है। किसको बताना है बेटा, ट्रिब्यूनल को बताना है। कंपनी के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे कि ऑडिटर की रिपोर्ट, और तीसरा, अगर कंपनी के खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर कंपनी के खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है जो पेंडिंग में है, ध्यान से समझना बेटा, जो कि पेंडिंग में यानी चल रही है, तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में, ऐसी प्रोसीडिंग के बारे में बताना होगा। किसको बताना होगा बेटा, ट्रिब्यूनल को बताना होगा। ट्रिब्यूनल को पता होना चाहिए। ट्रिब्यूनल को क्या पता होना चाहिए, कंपनी की लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, ऑडिटर की रिपोर्ट के बारे में, और हमारी कंपनी के खिलाफ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसीडिंग है, तो वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, सीन बना रहे दिमाग में। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करवाना है किसके बीच, कंपनी और उसके मेंबर के बीच, या कंपनी और उसके क्रेडिटर के बीच। कैसे होगा, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। कौन लिखेगा, मेंबर, क्रेडिटर, कंपनी या लिक्विडेटर। लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन लिखने से काम नहीं होगा, साथ में और क्या देना है, एफिडेविट बनाना है। एफिडेविट में क्या लिखना है, कंपनी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स, कंपनी की ऑडिटर की रिपोर्ट, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी के खिलाफ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो भी, प्लस एक और चीज़। अब यहाँ पे अगर आप बी पढ़ेंगे पॉइंट, तो आप लोग को लगेगा कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इफ एनी, देखो बेयर पढ़ना सिखा रहा हूँ, इफ एनी इंक्लूडेड इन द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, यानी अगर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के द्वारा शेयर कैपिटल रिड्यूस किया जा रहा है, समझना, अगर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, कंपनी का शेयर कैपिटल कम किया जा रहा है। इफ एनी, अगर किया जा रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है, तो वो भी बताना होगा।
ठीक है, आप लोग समझिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पहले तो ये समझिए, एप्लीकेशन देना है वो पढ़ लिया है, चीज़ समझिए, सिर्फ ऐसे रटना नहीं है, इधर स्टोरी की तरह एप्लीकेशन लिख दिया हमने, ठीक है, उसके साथ हम एफिडेविट दे रहे हैं। एफिडेविट में हम क्या लिख बता रहे हैं, पहला ए हो गया, दूसरा अगर कंपनी का शेयर कैपिटल कम हुआ है तो उसके बारे में भी बताना है एफिडेविट के थ्रू, ठीक है, ये भी बताना है। तीसरा है एनी स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्या था सर, कॉर्पोरेट डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग, कंसेंटेड टू बाय नॉट लेस देन 75% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर इन वैल्यू। ओके, बताता हूँ। पहले तो समझो सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन होता है। क्रेडिटर यानी कौन, जो क्रेडिट प्रोवाइड करता है, जो पैसा देता है, जैसे कि बैंकिंग कंपनी, एक बैंक भी तो क्रेडिटर हो सकता है, लोन देता है तो क्या है, क्रेडिटर। लेकिन सिक्योर्ड क्रेडिटर यानी एक एक शब्द का मतलब बताया जाएगा, सुनते रहिए। जब वो बैंक आपको पैसा देगा और उसके बदले में आपका कोई एसेट्स, कोई प्रॉपर्टी आपकी रखेगा, ठीक है, कि आप अगर पैसा नहीं दे पाए तो उसको, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग ना, आपकी प्रॉपर्टी में से ही फिर वो अपना वसूल लेगा, यानी वो क्या है, वो सिक्योर है कि नहीं, वो पैसा आपको दे चुका है, आपने अभी पैसा लौटाया नहीं है उसका, लेकिन वो सुरक्षित है, मानते हो कि नहीं ये चीज़, ये है सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब आप लोग कहेंगे सर कॉर्पोरेट डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग क्या है सर, सुनो, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी बहुत लॉस में चलने लगती है, कंपनी बैंक से, बैंक यानी कौन, क्रेडिटर, और भी कई इंडिविजुअल भी कोई क्रेडिटर हो सकता है, पैसा लिया कंपनी ने, ठीक है, कंपनी ने पैसा लिया लेकिन वो पैसा लौटा नहीं पा रही, ठीक है, कंपनी पैसा ब्याज पे लेती है ना, इंटरेस्ट पे, तो कई बार क्या होता है कि जो क्रेडिटर होता है ना, जो कंपनी को पैसा देता है, वो कहता है ठीक है इंटरेस्ट मैं थोड़ा कम कर दूंगा, मैं कम इंटरेस्ट लूंगा, बस 10% की जगह चलो मैं 5% लूंगा, मैं कम कर दूंगा, या थोड़ा कम पैसा लौटा देना। ये क्या होता है, ये होता है कॉर्पोरेट डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। जब क्रेडिटर आप पे, एक तरह से कह लो, जो आपको पैसा देता है ना, देसी लैंग्वेज में कहूँ तो वो आप पे दया करता है, ये होता है कॉर्पोरेट डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है बेटा थोड़ा भाई कम दे देना, तुम चलाओ अपनी कंपनी, कम दे देना। एफिडेविट में क्या इंक्लूड हो रहा है, अब देखो स्टोरी की तरह बनाना है, ठीक है, एप्लीकेशन लिखी है, एफिडेविट भी देना है। एफिडेविट दे कौन रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक एक चीज दिमाग में सेट कर लो, वही व्यक्ति जो एप्लीकेशन लिख रहा है, कौन, मेंबर या तो क्रेडिटर या तो लिक्विडेटर या तो कंपनी खुद, ठीक है। कंपनी से रिलेटेड सारी चीजें बता दी, कंपनी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो वो भी, और अगर कंपनी में कोई कॉर्पोरेट डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग की कोई स्कीम आई हुई है जिसके अंतर्गत क्रेडिटर दया कर रहे हैं कंपनी पे, तो ऐसे स्कीम के बारे में भी बताओ। किसको बता रहे हो आप ये सब, ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल को जानना है, क्यों जानना है ट्रिब्यूनल को ये सब, क्योंकि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, कॉम्प्रोमाइज चाहते हो, आप अरेंजमेंट चाहते हो कंपनी और उसके क्रेडिटर, कंपनी और उसके मेंबर के बीच में, और ये कॉम्प्रोमाइज और ये अरेंजमेंट करवाएगा कौन, ट्रिब्यूनल ही करवाएगा। तो ट्रिब्यूनल को कंपनी के बारे में हर चीज जानने का अधिकार है। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वेयर अ मीटिंग इज प्रपोज टू बी कॉल्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल अंडर सब सेक्शन 1। क्या कहता है, एक एक लाइन एक एक वर्ड का मतलब, ठीक है बेटा ध्यान रहे। अगर मीटिंग बुलाई जाने वाली है सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, ठीक है, तो मीटिंग बुलाने से पहले क्या करना है, सुनना, नोटिस भेजनी होगी। मीटिंग की क्या भेजनी है बेटा, नोटिस भेजनी है कि मीटिंग होने वाली है, तो मीटिंग की क्या भेजनी है, नोटिस। किसको भेजनी है, क्रेडिटर को या क्लास ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के भी कुछ वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। मेंबर दूसरे, क्रेडिटर को नोटिस, मीटिंग कंडक्ट जो होने वाली है, जिस मीटिंग की अभी तक हम बात कर रहे थे ना, उस मीटिंग की नोटिस भेजनी है कि मीटिंग होने वाली है, पता होना चाहिए लोगों कि हाँ भाई मीटिंग होने वाली है। किसको बताना है, क्रेडिटर को, मेंबर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को। किसको किसको बताना है, नोटिस किसको भेजना है मीटिंग के बारे में, क्रेडिटर, मेंबर, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर, मेंबर, डिबेंचर होल्डर। मीटिंग होने से पहले मीटिंग की नोटिस देनी है क्रेडिटर को, मेंबर को, डिबेंचर होल्डर को।
ठीक है, भेजनी है नोटिस। कहाँ भेजनी है ये नोटिस, देखते हैं। एट द एड्रेस, इंडिविजुअली, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअली। मैंने क्या कहा, बेयर में हर शब्द का कोई मतलब है, यानी मेंबर्स के लिए एक पर्टिकुलर नोटिस नहीं बनाना है, हर मेंबर के लिए नोटिस बनाना है। मेंबर्स के लिए पर्टिकुलर एक जनरल नोटिस नहीं बनाना है, या क्रेडिटर्स को एक जनरल नोटिस नहीं देना है जो सभी क्रेडिटर के लिए। हर किसी क्रेडिटर को, हर एक मेंबर को, हर एक डिबेंचर होल्डर को इंडिविजुअली नोटिस भेजना है। वो भी कहाँ, कंपनी में जो अपना एड्रेस लिखवाए हो ना, वहाँ। देखो यहाँ लिखा भी है, ठीक है, समझ रहे हो। मीटिंग जो होने वाली है उसकी नोटिस देनी है, किसको, क्रेडिटर, मेंबर, डिबेंचर होल्डर। कहाँ नोटिस देनी है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी में जो बताया है ना, आपने एड्रेस लिखवाया है वहाँ। इंडिविजुअली, जनरल नहीं, हर एक को नोटिस देनी है कि मीटिंग होने वाली है भाई, ठीक है। आगे क्या लिखा है, विच शैल बी अकैम्पेन्ड बाय। अकैम्पेन्ड का मतलब नोटिस अकेली नहीं जाएगी, उसके साथ क्या जाएगा, अकम्पेन्ड बाय ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट भी जाएगा। हाँ, उस स्टेटमेंट में अब लिखा क्या होगा ये भी सुनो। नोटिस जाएगा मीटिंग होने से पहले, नोटिस किसको जाएगा ये भी बताया, कहाँ जाएगा ये भी बताया। ये भी सुनो कि वो उसके साथ और क्या, नोटिस के साथ होगा क्या, एक स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट में लिखा होगा, क्या लिखा है यहाँ पे, डिटेल्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। मैंने क्या कहा, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अभी हुआ नहीं है, नो, प्रपोजल आया, प्रस्ताव रखा गया है, यानी उस कॉम्प्रोमाइज से संबंधित, उस अरेंजमेंट से संबंधित सारी डिटेल्स उस स्टेटमेंट में होंगी। आप नोटिस भेज रहे हो कि मीटिंग होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, लेकिन साथ में एक स्टेटमेंट भी भेज रहे हो नोटिस के साथ, उसमें जो कॉम्प्रोमाइज, जो अरेंजमेंट की मीटिंग होने वाली है ना, उसकी सारी डिटेल्स आप भेजोगे। कॉपी ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट, कंपनी की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है उसे कहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, स्टेटमेंट में एक और जो चीज़ लिखी होगी कि ये जो आपका कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है या जो अरेंजमेंट होने वाला है, उसका असर क्रेडिटर्स पे क्या होगा, कंपनी के मैनेजर्स पे क्या होगा, कंपनी के प्रमोटर्स पे क्या होगा, कंपनी के नॉन प्रमोटर्स पे क्या होगा, कंपनी के मेंबर्स पे, कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स पे, इन सब पे उस कॉम्प्रोमाइज का या उस अरेंजमेंट का अफेक्ट क्या होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैं इस रिपीट कर रहा हूं, सब सेक्शन 3। देखिए, जो मीटिंग होने वाली है उसकी नोटिस भेजना बहुत ज़रूरी है, किसको, क्रेडिटर, मेंबर, डिबेंचर होल्डर्स। लेकिन क्या सिर्फ नोटिस जाएगी, नहीं, एक स्टेटमेंट भी जाएगा जिसमें तुम ये बताओगे कि ये कॉम्प्रोमाइज़ या ये अरेंजमेंट अगर हुआ तो उसका अफेक्ट क्या होगा कंपनी के मेंबर्स पे, क्रेडिटर्स पे, प्रमोटर, नॉन प्रमोटर, डिबेंचर होल्डर, इन सब पे क्या अफेक्ट होने वाला है, ये तुम्हें बताना होगा। ठीक है बेटा, ये बताना है, ओके। प्लस ये नोटिस जो है कि मीटिंग होने वाली है और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स गए, यानी जो स्टेटमेंट गए ना, क्या बताया था स्टेटमेंट में मैंने, कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट की डिटेल, वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये सब क्या है, ये सब डॉक्यूमेंट में आता है। ये नोटिस और ये डॉक्यूमेंट्स कंपनी की वेबसाइट पे भी लगाना है। कहाँ लगाना है, कंपनी की वेबसाइट पे भी लगाना है, समझ रहे हो। ये नोटिस, ये स्टेटमेंट आपने इन लोगों को दिया जिनका नाम यहाँ पढ़ा मैंने अभी, ठीक है, उसका असर क्या होगा आपने पढ़ा, ठीक है, स्टेटमेंट देना है, ठीक है, लेकिन वो नोटिस और कहाँ लगवाना है, वो कंपनी की वेबसाइट पे भी लगाना है, ठीक है बेटा। कहाँ पे, कंपनी की वेबसाइट में, ठीक है, ओके। अगर लिस्टेड कंपनी है, अगर लिस्टेड कंपनी है मान लो, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये आपको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड में, स्टॉक एक्सचेंज में, यहाँ पे भी भेजना होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो नोटिस, वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या करना है आपको,
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज, इन सब जगहों पे भी भेजना है, ठीक है, ताकि वो लोग भी, क्यों, उन लोग को क्यों, यहाँ पे जो लिखा है ना उसी का मतलब बता रहा हूँ, एक एक शब्द का मतलब बता रहा हूँ, सुनो बेटा, ताकि वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज, ये लोग भी अपनी वेबसाइट पे डाल सकें। ये नोटिस कंपनी की वेबसाइट पे भी लगेगा, प्लस अगर लिस्टेड कंपनी है तो कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज, इनको भी जाएगा, ताकि ये लोग भी अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो नोटिस है ना, जो सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जिसकी मैंने बात की थी, ठीक है, उस नोटिस में एक और चीज़ आपको लिखनी होगी कि जो वोटिंग होगी वो कैसे होगी। वोटिंग आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक मोड से होती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन वोटिंग जो है वो लोग जैसे खुद भी कर सकते हैं या प्रॉक्सी भी कर सकते हैं या पोस्टल बैलेट, 3 तरह के हैं। वोट कैसे हो सकता है, बाय देमसेल्फ, यानी खुद से या प्रॉक्सी से या पोस्टल बैलेट से। ठीक है बेटा, तो ये तीनों तरीके से किया जा सकता है। ओके, अब मान लीजिए इस कॉम्प्रोमाइज़ को, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सुनिएगा, इस कॉम्प्रोमाइज़ को वोटिंग कैसे किया जा सकता है, क्लियर हो गया, 3 तरीके, उसमें कुछ बताने वाला है नहीं, वोटिंग कैसे करना है। ठीक है, ओके, ये नोटिस में लिखना होगा, लेकिन ना यहाँ पे जो पॉइंट है 4th, उसका मतलब समझो कि नोटिस जो है उसके अंदर लिखिए आप, नोटिस जो है उसमें लिखना और लिखा होना चाहिए कि कैसे कैसे वोटिंग होगी। ठीक है, ओके। अगर कोई है जो कॉम्प्रोमाइज़ को, अगर कोई है जो इस अरेंजमेंट का ऑब्जेक्शन करना चाहता है, विरोध करना चाहता है, तो वो कौन सा व्यक्ति होगा जो विरोध कर सकता है बेटा। देखिए, आपके पास कंपनी के नॉट लेस देन 10%, यानी कम से कम 10% आपकी शेयर होल्डिंग कंपनी में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ का, आप क्या करना चाहते हैं, अरेंजमेंट का ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, आपकी कम से कम कंपनी में कितना बेटा, 10%, आपका 10% क्या होना चाहिए बेटा, आपका शेयर होल्डिंग होना चाहिए, या तो आउटस्टैंडिंग डेप्ट होना चाहिए 5%, आउटस्टैंडिंग डेप्ट यानी क्या, कर्जा दिया है आपने, कितना, एटलीस्ट जो जितना है उसका 5% आउटस्टैंडिंग डेप्ट होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग डेप्ट का मतलब पता है ना बेटा, कर्जा जो कंपनी के ऊपर है उसमें से एटलीस्ट आपका 5% है, तो आप कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट का विरोध कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपनी के टोटल शेयर होल्डिंग का 10% है, क्या आप उस अरेंजमेंट, क्या आप उस कॉम्प्रोमाइज का विरोध कर सकते हैं, ऑपोजिशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में और क्या बताया, वोटिंग कैसे होगी, पोस्टल बैलेट, देमसेल्फ या प्रॉक्सी के थ्रू। ठीक है, ओके। अब एक और चीज समझिए, 5th पॉइंट में आ चुके हैं। कब मैंने क्या कहा, हमेशा लॉ में ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट का बहुत रिलेशन होता है। कुछ नहीं है, जितना ये लंबा दिख रहा है ना आपको कि बहुत सारा दिया है, ये कुछ है ही नहीं एक्चुअली में। मैं बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। जो नोटिस सबसेक्शन 3 के अंतर्गत हमने दी थी, नोटिस किसको किसको दी थी बेटा, देखिए ज़रा यहाँ पे, क्रेडिटर्स, मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स को दी थी ना। ठीक है, लेकिन 5th नंबर का पॉइंट क्या कहता है, अब इसमें थोड़ा और ऐड होगा। ये नोटिस कि मीटिंग होने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दीजिए, इनकम टैक्स अथॉरिटी, इसको मुझे समझाऊंगा नहीं इसको, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, उन तीनों को जो नाम बताया, क्रेडिटर, मेंबर, वो सबको तो देना ही है, डिबेंचर होल्डर, लेकिन साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सबको देना है आपको नोटिस। क्यों ऐसा करते हैं बेटा, रजिस्ट्रार को भी देना है, क्यों, देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अफेक्ट होने वाला है इन लोगों के ऊपर, अरेंजमेंट की वजह से, कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से, कहीं ना कहीं सब पे असर होगा, RBI पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, रजिस्ट्रार पे, सब पे अफेक्ट होने वाला है, इसलिए इन लोगों को हमें नोटिस देना ज़रूरी है। क्या इन लोगों के अलावा
सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI, क्या इन सब के अलावा भी किसी को देना ज़रूरी है? तो यहाँ पे आप पॉइंट पढ़ेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि वो हर किसी को आप दीजिए, नोटिस आप हर किसी को दीजिए जिसको इस कॉम्प्रोमाइज़ या इस अरेंजमेंट से अफेक्ट होने वाला है। जिसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा इसका, कॉम्प्रोमाइज़ का, अरेंजमेंट का, इन सभी को आपको क्या करना है बेटा? नोटिस देनी होगी। ठीक है बेटा, ओके। 6 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब मीटिंग होगी और मीटिंग में जो क्रेडिटर्स होंगे, ठीक है, अगर क्रेडिटर्स की मीटिंग है, आपको पता है ना मीटिंग का क्या बताया मैंने, नोटिस सबको देनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, यहाँ पे आपको कि अब जो मीटिंग हो रही है यहाँ पे, अगर क्रेडिटर और कंपनी के बीच का विवाद है तो क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी, सीधी सी बात है। अगर कंपनी और क्या कहते हैं मेंबर्स का है तो मेंबर्स की मीटिंग होगी। तो जब ये लोग आएंगे तो 3/4 के साथ अगर ये लोग एग्री कर जाते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ और वो अरेंजमेंट अप्रूव हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमने जितना समझा उसमें हमें क्या समझ में आया कि कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट का प्रस्ताव कंपनी रखती है, लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट आपको कंपनी में करवाना है क्रेडिटर और कंपनी के बीच या मेंबर और कंपनी के बीच, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए बेटा? ट्रिब्यूनल की तरफ से डिसीजन चाहिए। और जैसे ही ट्रिब्यूनल डिसाइड कर लेगा सब लोग क्या हो जाएंगे? बाउंड हो जाएंगे। और आखिरी प्रोविज़न यहाँ पे समझ लीजिएगा बेटा इससे रिलेटेड कि जो ये भी एक सबसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूनल ने जो भी ऑर्डर दिया है, कंपनी के पास 30 दिन का टाइम है। कंपनी क्या करेगी? उस ऑर्डर को, जो भी ऑर्डर आया उस ऑर्डर को फाइल कर देगी रजिस्ट्रार के सामने 30 दिन के अंदर अंदर, ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर अंदर। तो ये है बेटा सेक्शन नंबर 230। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर अभी भी नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा बेटा। आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच।